हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 मैथ्स का सीरीज का आज 17 जनवरी 2023 में हुए पेपर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट 0, 3 एंड 5 हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। मतलब 0, 3, 5 ये डिजिट आपको अंक दे रखा है, इसको बिना रिपीट किए हुए हाउ मेनी डिफरेंट कितने अलग तरह के नंबर बन सकते हैं जो 3 डिजिट के हो। तो चलिए नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास अंक है 0, 3 एंड 5। तो सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आएंगे। तो देखिए हमारे पास 5 है सबसे बड़ा, उसके बाद 3 है और 0 है। तो एक संख्या तो ये बन गया 530। दूसरी संख्या क्या बनेगा, 5 से ही स्टार्ट होके 503। ये दो संख्या है। 500 के 30 और 503 के अलावा 500 का कोई और नंबर इससे क्रिएट नहीं होगा। अब आते हैं 3 से स्टार्ट करते हुए। तो एक तो बनेगा 350 और एक बनेगा 305। 3 डिजिट के नंबर बन गए। अब आपको लग रहा होगा कि 0 से भी स्टार्ट करके कोई बनाते हैं, 0, 53 एंड 0, 35, यही ना। लेकिन ये 3 डिजिट के नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट का ही नंबर है। 0 पहले लगने से 3 डिजिट का वैल्यू थोड़े ना हो जाएगा वो, यानी 053 लिखे हैं तो वो 53 ही है। 3 डिजिट का कोई नंबर ये फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए कितने नंबर आपको मिले, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, 4 इसके नंबर मिले। अगले क्वेश्चन, विच नंबर हैव द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन 10467। 10467 है, एक नंबर दिया हुआ है। इसमें आपको पूछा है कि कौन से संख्या का मैक्सिमम प्लेस वैल्यू है। तो वैल्यू होते हैं दो, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब आपका फेस पूछा जाएगा 10 लोगों के बीच में, तो आप खुद हो जाएंगे कि अच्छा, जैसे ABCD 4 लोग है और ABCD में एक इधर है तो ये बोलेगा ना मैं हूं, तो वो फेस वैल्यू खुद हो गया। तो जैसे इसमें अगर बोला जाए कि 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 खुद हो जाएगा। 0 का फेस वैल्यू खुद 0, 1 का खुद 1। तो ये तो अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो मैक्सिमम कौन हो गया, 7। लेकिन आपसे पूछा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थित जहां पे है ना, बैठा हुआ है। तो देखिए अगर सभी का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 खुद हो गया। हाँ, ये कितना होगा, 7 इंटू 10 यानी 70। ये 4 इंटू 100, देखिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा पे है ना, तो 400 हो गया। ये कितना हो गया, 0 है तो 0 को आप रखिए या मत रखिए, बट ये आपको दिखाना पड़ेगा कि 1000 वैल्यू पर है। ठीक है, यहां कितना हो गया, 1 इंटू 1000। चौथे प्लेस पे, 5वें प्लेस पे ना, तो 2 2 4, तो कितना हो गया, 1 पे 4 0। देखिए कितना हो गया। तो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू किसका है, 1 का है ना। देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 वैल्यू पे है, तो इसका आंसर हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 लीटर दूध को सभी विद्यार्थियों में समान रूप में बांटा गया। यदि प्रत्येक को 1/4 लीटर दूध मिला तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए 1/4 लीटर दूध प्रत्येक स्टूडेंट को मिल रहा है और टोटल दूध कितना है, 20 लीटर। 20 लीटर दूध है, ठीक है। अब प्रत्येक को 1/4 लीटर दूध मिल रहा है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो 1/4 लीटर होता कितना है, क्योंकि 20 लीटर में मिलीलीटर वगैरह कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 अगर डायरेक्ट भी आप डिवाइड करते हैं तो 20/1/4 कितना हो जाएगा, 20/1 इंटू 4/1। ठीक है, तो कितना हो गया, 80। ठीक है, 80। तो इसमें कितने स्टूडेंट आ गए, 80 स्टूडेंट आ गए।
अगर आप लीटर को कन्वर्ट करते भी मिलीलीटर में, क्योंकि 1/4 लीटर कितना होता है, 1000 ml का 1/4 कितना हो गया, 250 लोगों के बीच में 250 ml सभी को मिल रहा है कितना में, 20,000 में। तो 20,000 बटा 250 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 अट्ठे 200, 80 आ गया। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या किसी भी कंडीशन में निकालेंगे तो 80 ही आएगा। तो स्टूडेंट की कुल संख्या हो गई 80। क्लियर है? एक जगह हमने डायरेक्ट लीटर से ही लीटर को कन्वर्ट कर दिया क्योंकि दोनों लीटर में ही था, एक जगह हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करके और डिवाइड किया है। तो जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एनी ट्विन प्राइम बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 तक में कितने ट्विन प्राइम हैं? ट्विन प्राइम आपको 13 जनवरी का जो पेपर था उसमें भी पूछा गया था, लेकिन उसमें शायद था कि 50 से 100 के बीच में कितने हैं। आज पूछा है 1 to 50 के बीच में कितने हैं। तो ट्विन प्राइम पहले तो फिर से समझ लीजिए कि वैसे अभाज्य, दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में मात्र एक कंपोजिट नंबर आता है। एक कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक और खुद के अलावा भी कोई फैक्टर होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो पीसीपी रूल मैंने बताया, याद रखिएगा, पीसीपी रूल ही कहलाता है ट्विन प्राइम। एक प्राइम, उसके बाद कंपोजिट, उसके बाद एक फिर से प्राइम, कंटिन्यू नंबर जो होता है वो ट्विन प्राइम कहलाता है। ठीक है? तो 1 से 50 तक में देखते हैं। 1 से 50 तक में प्राइम नंबर 1 तो है नहीं, तो 2 है, फिर 3 है, लेकिन इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो 2 3 का नंबर पेयर नहीं होगा ट्विन प्राइम। 3 4 5, तो एक तो मिल गया 3 और 5 का पेयर। ठीक है? 5 के बाद देखते हैं 5 6 7, तो एक मिल गया 5 और 7 का, ये ट्विन प्राइम मिल रहे हैं। 7 के बाद देखते हैं 7 8 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 7 खत्म हो गया। 9 के बाद आते हैं 11 पे, 11 12 और 13 होता है ना, 11 और 12 और 13, तो 11 और 13 ट्विन प्राइम है, क्योंकि इसके बीच में एक 12 जो संख्या आई है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है? उसके बाद 13 के बाद देखते हैं 14 15, नहीं होगा, कंटिन्यू में सब प्राइम नंबर नहीं है। 17 के बाद देखते हैं 17 18 और 19, तो एक 17 और 19 भी बन गया क्योंकि इनके बीच में कंपोजिट नंबर आ रहा है। 19 के बाद 20 और 21 नहीं है। 21 के बाद 22 23 देखेंगे, 23 है, लेकिन 24 25 नहीं, 26 27 28 29 30 और 31, तो 29 और 31 प्राइम है और 30 हो गया कंपोजिट। तो कितने हो गए? 29 और 31। उसके बाद और देखते हैं क्योंकि 50 तक जाना है। 31 के बाद 32 33 नहीं है, 34 35 36 37 है, लेकिन 38 39 नहीं है, 40 41 42 43, यानी 41 42 एंड 43, तो 43 और 41 है प्राइम नंबर, तो ये एक हो गया 41 एंड 43। देन 42 43 4 5 6 7 नहीं है फिर कोई। ठीक है? तो कितने पेयर मिले? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 ट्विन प्राइम के पेयर मिले जो 1 से 50 के बीच में है। और पिछले वाले वीडियो में देखिएगा 13 जनवरी वाले में, उसमें 50 से लेकर 100 तक में पूछा था, तो 50 से 100 तक में 2 ही हैं, एक 59 और 61 का है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये तो हो गया 1 से 50 तक के बीच में। ठीक है? और 50 से 100 तक में 2 ही है, एक हो गया 59 और 61 का पेयर और एक 71 और 73 का पेयर। तो अगर पूछेगा 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम है, तो 6 इधर 2 इधर 8, और अलग अलग पूछेगा तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके?
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का सम पूछा है, योग पूछा है। तो देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 टाइम 9 हो गया, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1000। अब इसका एडिशन था, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। ये कितना हो गया, 9 9 9 और 1 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10,999। 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, कितने अंकों की हो, अगर टोटल नंबर बताना होगा, अगर पूछ दे आपसे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिएगा। तो 999 माइनस 99 इज इक्वल टू 900। तो इस तरह से आप कुल अंक निकाल सकते हैं, कुल कितने नंबर हैं, 2 डिजिट के कुल कितनी संख्याएं, 3 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं, उसका सम। यहां तो खैर आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है? चलिए, प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न और इम्प्रॉपर को विषम भिन्न बोलते हैं। तो एक स्टेटमेंट ऊपर पूछा है क्वेश्चन के रूप में और 4 नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या क्या है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन बोथ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जिसका प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों से बड़ा होता है। अच्छा देखते हैं, लेस देन बोथ, ग्रेटर देन प्रॉपर बट लेस देन इम्प्रॉपर, लेस देन प्रॉपर बट ग्रेटर देन इम्प्रॉपर। मतलब कि प्रॉपर से बड़ा और इम्प्रॉपर से छोटा होता है, प्रॉपर से छोटा इम्प्रॉपर से बड़ा होता है, दोनों से छोटा होता है, दोनों से बड़ा होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ठीक है। बस, तो देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, क्या बोला है, न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल। न्यूमरेटर मतलब अंश, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। एक में प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा होना चाहिए, तो चलिए अंश एक छोटा लेते हैं 3 और बटा में 5 एक बड़ा कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो बोला है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब दोनों का गुना, करिए गुना, कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये वाला रिजल्ट क्या इन दोनों से बड़ा है, क्या इन दोनों से छोटा है, इससे बड़ा इससे छोटा है, इससे बड़ा इससे छोटा है, ये हम पता करेंगे। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक हमने लिया 8 बटा में रखते हैं 11, तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ऊपर में रखते हैं 13 और नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं 7, गुना कर देते हैं, 13 8 8 24 और 8 एकम 8 और 2 10, 104 और ये हो गया 77। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमने लिया 3 बटा 7 और इंटू 7 बटा 3 हो गया ना, दोनों प्रॉपर, तो दोनों जगह इक्वल करके देख रहे हैं, तो ये हो गया 21 बटा 21। अब हमें देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा ये सही करवाता है। तो देखिए क्या है, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 दूना 6
ठीक है, 0.333 ऐसे करके आएगा। ओके, उसके बाद इसको करते हैं, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 6 15 चौके 60 1.4। ठीक है, इसमें देखते हैं 8/11 11.73 आएगा, 11 दूना 0.72 समथिंग ऐसे आएगा। इसका देखते हैं 7 एकम 7 6 बच गया रिमाइंडर में, तो 7 पॉइंट लग के 7 अट्ठे 56 1.8 आया। इसका जरा डिवाइड करके देखते हैं, 77 एकम 77 बच कितना गया, 23 और 4 27 पॉइंट लगेगा 0, 270 हो गया। 7 तिया 21 7 चौके 28 270 4 टाइम में तो लगेगा ही नहीं, तो 1.3 आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते चलिएगा, इसमें भी देखते हैं, ये तो कट के 1 हो गया। यहां देखते हैं 0.4 और भी आगे आएगा, 7 दूना 14 0.42 ऐसे करके आएगा। इसमें कितना हो रहा है, 3 दूना 6 पॉइंट कितना आ गया, 3 तिया 9 और इसमें कितना आया 1। अब गौर कीजिए पूरा पे, देखिए ये है प्रॉपर फ्रैक्शन लेफ्ट साइड वाला, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन राइट साइड वाला, और ये है प्रोडक्ट ऑफ बोथ। अब देखिए पूछा है प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, देखिए तो 1.4 इससे बड़ा है, 1.3 प्रॉपर से बड़ा है, 1 प्रॉपर से बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ग्रेटर तो है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन से ग्रेटर है। इम्प्रॉपर से क्या हो रहा है, तो यहां इम्प्रॉपर से लेस है, यहां भी इम्प्रॉपर से लेस है, और यहां भी इम्प्रॉपर से लेस है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन बट लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका स्टेटमेंट नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, मैं तो ऐसे ही यहीं से टिक लगा के आगे बढ़ जाता, कोई फायदा नहीं होता आपसे, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आपको समझा दिया कि क्या होता है, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी मैंने आपको दिखाया। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, प्रॉपर से तो बड़ा होगा, इम्प्रॉपर से छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एक बिंदु से कितनी रेखाएं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं को गुजारी जा सकती है, दैट कैन बी ड्रॉन और पास थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती है मैंने बताया है, ये पहले भी आया हुआ है, बट क्लियरली यही क्वेश्चन नहीं था, अलग था। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन हमने गुजार दिया, और गुजारा, और ये देखिए कितनी लाइनें गुजर रही है, गिनिए, गिनते गिनते ये देखिए नंबर ऑफ लाइन, मतलब बहुत सारे, कितने, बहुत सारे, अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए एक बिंदु से कई सारी रेखाएं गुजर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत, अनंत, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, घन का प्रत्येक फलक किस प्रकार का होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होता है समझिए, देखिए ऑप्शन क्या क्या देख है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल,
अरे ट्रायंगल तो कहीं से दिखेगा ही नहीं। ये मैंने आपको एक क्यूब बना दिया, ये देखिए, ये मैंने एक क्यूब बनाया, ये देखिए, तो कहीं से भी आपको मिल रहा है ट्रायंगल? ट्रायंगल तो मिलेगा नहीं। पेंटागन कैसा होता है? पेंटागन वो अमेरिका वाला नहीं, पेंटागन का मतलब हो गया पंचभुज। पंचभुज ऐसे होता है, मंदिर के आकार प्रकार का। देखिए तो ऐसा भी दिख रहा है क्या? कोई साइड इसका ऐसा दिखेगा? कोई भी फेस? फेस का मतलब जितने सरफेस होते हैं, जितने सरफेस, उसी को फेस बोला जाता है। फेस, सरफेस। एक क्यूबॉइड में और क्यूब में, दोनों में 6 सरफेसेस होते हैं। अब रहा रेक्टेंगल, तो क्यूब जो होता है ना, क्यूब होता है वो बनता है स्क्वायर से। 6 इक्वल स्क्वायर को मिला देंगे और उससे घरौंदा तैयार करेंगे, घर जैसा, तो वो क्यूब बन जाता है। अगर रेक्टेंगल कहीं दिख रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है? ये है क्यूबॉइड, और ये हो गया क्यूब। चीनी होता है ना, चीनी का एक एक टुकड़ा वो क्यूब शेप का होता है। तो इसमें सारे के सारे सतह कैसे नजर आएंगे? क्यूब। सॉरी, क्यूब नहीं होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन होगा शायद रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ स्क्वायर आना चाहिए ऑप्शन में। तो यहाँ स्क्वायर होगा, मतलब प्रत्येक स्क्वायर को मिला करके ही, तो कैसा दिखेगा? स्क्वायर शेप एंड साइज का दिखेगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया स्क्वायर। अगर क्यूबॉइड होता तो क्यूबॉइड में दोनों मिले हो सकते हैं, दोनों मिला होगा। एक तो हो सकता है कि आपका, अगर चूंकि आपको पता है फेसिंग साइड जो होता है ना, फेसिंग साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, लेकिन अगर चारों का चारों साइड इक्वल कर दिया फिर तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्यूबॉइड जब बनाएंगे तो उसमें दो साइड आपको, जैसे ये देखिए ये क्यूबॉइड है, तो इसमें दो साइड आपको स्क्वायर दिखेगा और बाकी आपको रेक्टेंगल दिखेंगे। तो क्यूबॉइड में दोनों चीजें दिखती है, क्यूब में केवल और केवल स्क्वायर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सहित 2/3 समकोण बराबर है। 2 सहित 2 होल 2/3 राइट एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए 2 + 2/3 राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है यहाँ पे, ये, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, जिसको हिंदी में समकोण कहते हैं। एक समकोण की वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो 2 समकोण की वैल्यू 2 × 90 180 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री का हाफ अगर बोलें तो 90 डिग्री का हाफ के लिए क्या करते हैं? या तो 2 से डिवाइड कर देते हैं या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 45। लेकिन यहां क्या बोला है? 2/3। तो एक समकोण का 2/3 कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो 180 + 60 डिग्री कितना हो गया? 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो समकोण की वैल्यू ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटर पहले माह 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर की दूरी तथा दूसरे माह में 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर की दूरी तय करता है। दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी अधिक दूरी तय की? 2 महीनों का कंपैरिजन दे रखा है, दोनों महीनों का डेटा दे रखा है कि कितना कितना दूरी तय किया है, बट द डिस्टेंस इज इन डिफरेंट यूनिट। और पहले महीने में चूंकि 67 किलोमीटर चला है और दूसरे महीने में 48 किलोमीटर चला है, तो ज्यादा ही चला है। तो वही पूछा है कि कितना ज्यादा चला, तो चूंकि किलोमीटर में होता तो सीधा सीधा माइनस कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि आगे 8 हेक्टामीटर और 4 डेकामीटर भी दिया हुआ है, अगर नॉर्मल भी करके देखना चाहते हैं तो 67 - 48 कीजिए,
17 में से 8 गया 9, और ये 5 में से 4 गया 19। देखिए अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में निकलना है तो देखिए, तो इन दोनों को घटा के 19 आया। 19 किस ऑप्शन में है? किलोमीटर वाले में, केवल और केवल फर्स्ट में है ना। तो इसका आंसर तो इतना हो गया कंफर्म कि पहला वाला ही होगा, क्योंकि 19 किलोमीटर आ रहा है, बाकी सारे 20 में आ रहे हैं, 20 में आ रहे हैं, और घटाएंगे तो 19 से और छोटा आ सकता है लेकिन बड़ा नहीं आ सकता। तो आंसर तो इसका फर्स्ट होगा। लेकिन हम लोग पूरा इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, ये है यूनिट। प्रत्येक की वैल्यू आपको पता है, 10-10 की रख लेते हैं, 10-10 की रख लेते हैं। अब बड़े से छोटे की ओर जाना होता है तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े की ओर जाना होता है तो मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि 67 किलोमीटर 8 हेक्टामीटर और 4 डेकामीटर दे रखा है। ठीक है, दिख रहा होगा, उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। 67 किलोमीटर 8 हेक्टामीटर एंड 4 डेकामीटर दे रखा है। ओके, देखिए और जो निकालना है वो है 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर में है, 7 मीटर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पूरे को अगर हम डेकामीटर में कन्वर्ट कर लें तो देखिए, तो हेक्टामीटर से हेक्टामीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होता है। देखिए तो गुना हो गया, 2 हेक्टामीटर में हो जाएगा 2 गुना 10 तो 20 हो गया। इसी तरह 8 हेक्टामीटर में कितना हो गया? 8 इंटू 10 तो 80 हो गया। 80 डेकामीटर प्लस 4 तो 84 डेकामीटर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 67 किलोमीटर और 84, ये दोनों मिलकर के डेकामीटर में कन्वर्ट होके 64 डेकामीटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या है? 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर। ठीक है, अब यहां जो मीटर दे रखा है तो एक यूनिट यहां भी मीटर में आना चाहिए। तो आप देखिए कि 84 डेकामीटर है ना, 1 डेकामीटर में कितना हो जाएगा? इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, बड़े से छोटे की ओर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर हो जाएगा। हमें 7 से ऊपर वाला मीटर चाहिए था, तो हम क्या करते हैं कि इस 84 में से 1 मीटर निकाल के अलग लिख देते हैं। यहां पे लिख देते हैं 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर लिख देते हैं। तो 1 मीटर में कितना हो गया? सॉरी, 1 डेकामीटर निकाल लिए तो 1 डेकामीटर में कितना मीटर हो गया? 1 डेकामीटर निकाले हैं तो 10 मीटर हो गया। यहां पे 1 डेकामीटर हमने निकाला तो यहां से 1 माइनस भी कर लीजिए, ये हो गया 83 डेकामीटर। 84 पहले था, इन दोनों को मिला के 84 डेकामीटर को हमने उसमें से 1 डेकामीटर निकाला और उसको मीटर की वैल्यू में रखा। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होते हैं। देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आ गया ना इस फॉर्मेशन में, तो यहां ले आते हैं 48 किलोमीटर, ये 8 डेकामीटर और ये 7 मीटर। क्या करना है? ज्यादा चला है तो माइनस कर देते हैं। कितना हो गया? ये हो गया 3 मीटर। ये 83 माइनस 8 75 डेकामीटर। चलिए मैं ऐसे ही लिखा। और ये हो गया 19 किलोमीटर। देखिए तो 19, 75 और 3 किसी में है? नहीं है, लेकिन 19 और 3 है। ये 75 को ब्रेक किया हुआ है।
75 हमारे पास किस रूप में है, डेकामीटर में आया है, लेकिन 75 को ब्रेक किया हुआ है हेक्टोमीटर और डेकामीटर में। तो आप देखिए 5 डेकामीटर तो इसमें से अलग कर देते हैं, 75 में से 5 डेकामीटर अलग कर लिया हमने, और 70 डेकामीटर को अलग कर लिया हमने, और ये 3 मीटर हो गया और ये 19 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 75 को ब्रेक किया है, 70 प्लस 5 में 5 डेकामीटर यहां लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने 5 डेकामीटर यहां अलग लिख दिया। तो बचा कितना, 70 डेकामीटर। 70 डेकामीटर को उसने कन्वर्ट किया है यहाँ पे हेक्टामीटर में। देखिए 1 डेकामीटर में कितना हो गया, तो 1/10। तो 70 डेकामीटर में तो 70/10 तो कितना आ गया, 7। तो ये आ गया 19 किलोमीटर। 7 किसमें है, हेक्टामीटर में। देखिए 7 हेक्टामीटर, 5 डेकामीटर और 3 मीटर। तो आंसर नंबर 1 इसका आंसर आया। ये तो इतना कन्वर्ट करने के बाद आया, बट अगर आपको 19 दो जगह दिखता तो इतना करने की जरूरत थी। अगर एक ही जगह दिख रहा है तो आप पहला ऑप्शन लगा के निकल सकते थे। ओके, बट इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये वाला आपको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में 10:10 में पढ़ाई शुरू होती है तथा 12:55 पर मध्यावकाश हो जाता है, मध्याह्न हो जाता है, लंच हो जाता है। तो मध्यावकाश तक कितने समय तक पढ़ाई, कितने देर की पढ़ाई हुई, शुरू हुई और 12:55 में लंच होता है, तो कितने देर पढ़ाई हुई। ये आपको 13 तारीख वाला में सेम यही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे 10:10 की जगह पे 9:15 है, बाकी सारा चीज यही। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। 12:55 तक पढ़ाई हुई है ना, 10:10 में स्टार्ट हुई थी, दोनों को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 45 और ये हो गया 2, तो 2 घंटा 45 मिनट पढ़ाई। ये तो कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये आपको 13 जनवरी वाले में भी पूछा गया है। ठीक है, सेम डिट्टो क्वेश्चन था, बट ये टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स are joined together to form a rectangle whose area is 256 square unit. What is the perimeter of each square? देखिए क्या है कि 4 छोटे छोटे वर्ग हैं, स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से 4, सभी का इक्वल शेप एंड साइज है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सर्वांगसम, जिसको बोलते हैं सभी तरह से बराबर। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी तरह से बराबर। ईच साइड्स आर इक्वल ऑफ ऑल 4 स्क्वायर्स। तो इसको क्या किया है कि इसको इकट्ठा एक जगह ज्वाइन करा के और इसको बनाना है रेक्टेंगल, आयत बनाना है। अच्छा देखिए, अगर इसको इसी शेप एंड साइज में इकट्ठा किया जाए तो क्या ये आयत बनेगा? अगर इसी शेप एंड साइज में अगर इसी तरह से रख दें तो ये आयत नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ए है साइड इसका तो इसका भी ए, तो ये सभी 2a 2a हो गया ना हर तरफ से, तो ये तो स्क्वायर ही रह गया। तो इसको अरेंज करने का तरीका किस तरह का था? तो इसको अरेंज करने का तरीका था, इसको अरेंज इस तरह से किया गया है, चारों को इस तरह से रख दिया गया, 1 2 3 एंड 4, सभी का इक्वल शेप एंड साइज है। देखिए आयत भी बन गया और स्क्वायर भी रह गया, वर्ग भी रह गया, तो इस तरह से इसको अरेंज किया गया। अब बोला कि देखिए आप आयत को, चारों आयत को चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे आप ऐसे रख लीजिए। अगर सभी की वैल्यू सेम है ना साइड का, तो चाहे ऐसे रख लीजिए चाहे ऐसे रख लीजिए, इक्वल एरिया आएगा। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इधर भी आएगा, क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। अब इस कंडीशन में अगर आप निकालने जाएंगे क्षेत्रफल, तो देखिए अगर इस कंडीशन में जाएंगे तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, यहां दे रखा है
256 स्क्वायर यूनिट है, इसका मतलब 256 यूनिट है। 256 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो बताइए यहां से क्या आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं? निकलेगा यहां से? कुछ भी नहीं दे रखा है, बस यही दे रखा है, तो यहां से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर यहां से देखें तो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि चारों स्क्वायर इकट्ठा किया हुआ है। चारों स्क्वायर, एक स्क्वायर का देखते हैं क्या है कि स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है, यहां ऊपर लिखता हूं मैं, स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर में कर देता हूं, सभी ए है ना, तो ए का स्क्वायर होता है। अब कितने वर्ग हैं? कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ग है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल वही इसका क्षेत्रफल है, तो मैं यही वाला क्षेत्रफल यहां ले आता हूं। तो 256 दे रखा है ना क्षेत्रफल टोटल, और कितने वर्गों को मिला करके? तो 4 वर्ग को मिला के, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 4a स्क्वायर। यहां से काटिए, कितना आ जाएगा? 4 छक 24 और 4 चौके 16, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू √64। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू √64, तो 64 का कितना आ गया? 8 आ गया ना। तो a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई है 8, यानी एक साइड 8 सेंटीमीटर का है या मीटर का है या जो भी है। तो बताइए कि पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर। तो वर्ग का पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है 4 × 8, तो 4 × 8 हो गया, यानी 32 यूनिट्स। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्लियर है? 32 यूनिट हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ओके, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग पैटर्न। एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, इस पैटर्न में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली स्थान को भरना है, यहां पे क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखिए पैटर्न क्या है। 1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 6 + 10 = 16। ये तो होता ही है 1 + 3 4, बट ये सीरीज देखना है कि कैसे आया है। तो देखिए 1 के बाद क्या आया है? 3, कितने का गैप है? 2 का गैप है। 3 + 3 6, तो 3 का गैप आ गया। तो 6 प्लस कितने का गैप आना चाहिए? 4 का, तो कितना आएगा? 10। ठीक है, 2 3 4 का। 10 वाला पहला में कितने? 2 में है, एक सी और डी दोनों में। तो इसका देखते हैं 3 + 3, देखिए 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। तो यहां पे क्या आएगा? 15। 15 और 10 कितना होता है? 25। तो कौन सा हो गया? 10 और 15 वाला पैटर्न, यानी सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से पैटर्न दिए हुए था, ठीक है। और अगर इधर से भी जाते तो 4 + 5 9, देखिए 4 + 5 9, 9 + 6 15। तो अगला क्या हो गया? 6, यहां से कितना हो जाएगा? 7 नहीं, 5 6 7 8 बढ़ रहा है। 4 + 5 9, यहां कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 9 7 5 2 7 7 2 9। ये देखिए 25 इधर से भी आ गया। तो किधर से भी जाकर के आप इस पैटर्न को पूरा कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट 9 ऑब्जर्वेशन। मिलान चिन्ह निरूपण में कौन 9 प्रेक्षणों का सही से निरूपित कर रहा है? इसमें से 9 अंक को कौन सही से दिखा रहा है? तो देखिए टैली मार्क्स में जो नंबर को दिखाया जाता है वो क्या होता है, देख लीजिए। पहले 1 लिखा हमने, 1 को रिप्रेजेंट करता है ये। 2 लिखा हमने,
2 को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, 3 को 3 इस तरह से, ठीक है, 4 को 4, 5 को रिप्रेजेंट कराते हैं 4 पर क्रॉस लगाकर, ये देखिए ये हो गया इसका 5 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है टैली मार्क्स में, 4 पर क्रॉस लगा दीजिए। लेकिन अब 6 का कैसे लिखेंगे, तो 6 को लिखेंगे 5 के बाद, तो 6 का लिखना है तो 6 का हो गया 5, ये हो गया और एक 6 हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। 7 लिखना है तो 2 लगा देंगे यहां, 8 लिखना है तो 5 के बाद 3 लगा देंगे। उसी तरह से अगर 10 लिखना हो तो 10 को इस तरह से रिप्रेजेंट कराएंगे, एक बार 5 और 2 बार 5। 11 लिखना हो तो एक बार एक और लगा देंगे, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो इसमें से पूछा 9 को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए पहला 1 2 3 4 से ज्यादा में क्रॉस लगता ही नहीं, तो ये गलत हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 + 4 9 हो गया ना, तो ये करेक्ट आंसर है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, ये तो 5 दिखा रहा है लेकिन ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ये गलत है। ये हो गया 3, ये भी कुछ नहीं दिखा रहा है, गलत हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो देख लिए कैसे टैली मार्क्स को नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑब्जर्वेशन का कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। मीन मतलब माध्य, ठीक है। तो माध्य क्या होता है 13 जनवरी वाले में भी पूछा गया माध्य से। तो माध्य होता है एवरेज, ठीक है, औसत। माध्य होता है एवरेज, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, माध्य, ठीक है। मीन वही होता है। तो 10 इवन नेचुरल नंबर, अब इवन नेचुरल नंबर आप लिखिएगा मत, आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूं कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n+1 होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा कि पहली 2 प्राकृत, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं प्राकृत सम संख्याओं का लिखेगा, क्योंकि सम संख्या पूछा है, प्राकृत सम संख्या। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर n × n+1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा पहली 2 सम संख्याओं का, पहली 2 सम संख्याओं का, तो पहली 2 सम संख्या कौन है 2 और 4, इसका योग कितना होगा 6 होगा, ठीक है। यहां पे देखते हैं वैल्यू रख के, n की वैल्यू में वो खुद जाएगा, जो 2 रहेगा, 2 पूछा है तो 2 × 3 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया ना। तो सम तो यहां से आसानी से निकल रहा है, तो आप क्या निकालेंगे कि ये एवरेज जो पूछा है, तो इवन नंबर का इवन पहली 10, तो पहली 10 का n × n+1, तो n+1 यानी 10 + 1 11 हो गया। अगर मैं वैल्यू में रख के दिखाऊं तो 10 × 10+1, तो कितना हो गया 10 × 11 110 हो गया। ये कुल संख्याओं का योग हो गया, जितने भी पहले 10 सम संख्या थे उनका योग कितना हो गया 110। और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, एवरेज में क्या होता है औसत में, डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो कुल 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज क्या यानी मीन क्या निकल के आया, माध्य बी, ऑप्शन बी 11 निकल के आया। तो आंसर हो गया इसका 11। ओके, तो आपको 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका 17 जनवरी 2023 का पूरा मैथ्स, जो न्यूमेरल मैथ होते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो इस तरह से 28 29 9 8 9 10 11 12 और 13 जनवरी और ये 17 जनवरी, ये पूरा सीरीज मैंने आपको कराया है।
अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फिर से 18 जनवरी वाला लेकर आऊंगा। दोस्तों ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, सखाओं के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके दूसरे मित्र को या दूसरे लोगों को कम से कम 15 में से 12 से 13 नंबर तो जरूर दिला सकता है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसीलिए प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर कुछ भी आपको इसमें नेगेटिव लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज को ऐसे कीजिए, इस चीज को ऐसे कीजिए, लाइट और बोर्ड को छोड़ करके, क्योंकि लाइट और बोर्ड अभी हम बदल नहीं सकते, ठीक है। बाकी इसमें पढ़ाने के तरीके में आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।